नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। एनसीआर में विलायती कीकर का आतंक, यह पौधे की है आक्रामक प्रजाति, घटते जलस्तर के लिए है जिम्मेदार। आदित्य L1 सुर्खियों में, इसरो ने किया इसके रास्ते में बदलाव, सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा, क्लाउडिया गोल्डिन रही विजेता, महिला लेबर मार्केट के क्षेत्र में काम के लिए मिला नोबेल। चलिए खबरों की शुरुआत करें। देश में आतंकवाद को रोकने वाली विशिष्ट सेना ने एक अलग प्रकार के युद्ध की घोषणा की है। यह युद्ध है एक पौधे की आक्रामक प्रजाति के खिलाफ। पौधे की इस आक्रामक प्रजाति का नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसका प्रचलित नाम है विलायती कीकर। दरअसल 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को अपना परिसर बनाने के लिए मानेसर के पास जमीन दी गई थी। समय के साथ यहां के जलस्तर में भारी गिरावट देखी गई। एनएसजी का यह परिसर अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है, जो कि प्राकृतिक रूप से भी एक शुष्क क्षेत्र है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विलायती कीकर को ही घटते जलस्तर के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसलिए एनएसजी अब युद्ध स्तर पर विलायती कीकर को नष्ट करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि विलायती कीकर मैक्सिको की मूल प्रजाति है। इसकी जड़ें और पत्तियां एक प्रकार के अल्कलॉइड का स्राव करती हैं, जो अन्य प्रजातियों के विकास को रोकती हैं। कीकर की जड़ें मिट्टी की टर्फ के नीचे तेजी से फैलती हैं और मिट्टी की सारी नमी को सोख लेती हैं। इसके अलावा ये प्रजाति बहुत कम समय के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए उन्हें पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। इससे जलस्तर में भी कमी आ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आक्रामक प्रजाति या फिर इन्वेजिव स्पीशीज उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानिक प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या नए इकोसिस्टम में प्रवेश करवाया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे घुसपैठी जीव प्रजाति या गैर स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। इनके विकास की दर बहुत तेज होती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के पारिस्थितिकीय प्रभाव की बात करें तो ये प्रजातियां भोजन, जल और आवास जैसे संसाधनों के लिए देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे देशी प्रजातियों में गिरावट आती है या ये विलुप्त भी हो सकती हैं। इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। वर्ष 2019 में इन प्रजातियों से हुए नुकसान की वैश्विक आर्थिक लागत 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई थी। इन प्रजातियों का खाद्य आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लैंटाना, गाजर घास, काला चूहा और यूकेलिप्टस इत्यादि। इधर हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए एक ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर किया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आदित्य L1 जिस दिशा में जा रहा है उसमें बदलाव किया गया है। अब सवाल यह है कि किसी अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण पथ में बदलाव या संशोधन क्यों किया जाता है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को तय करने में आदित्य L1 को अंतरिक्ष में 110 दिनों की यात्रा करनी है। ऐसे मिशन डीप स्पेस मिशन कहलाते हैं। ऐसे मिशन में अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप पथ में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप पथ में बदलाव से अंतरिक्ष यान को अपने तय जगह पर पहुंचने के लिए मदद मिलती है। प्रक्षेप पथ में ऐसे बदलाव मंगल मिशन के लिए भी किए गए थे। आइए समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्यों महत्वपूर्ण है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन की अवस्था में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संतुलित रहने का फायदा ये होता है कि यहाँ अंतरिक्ष यान लंबे समय तक इस पॉइंट के चारों तरफ मंडरा सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर की कक्षा हेलो कक्षा कहलाती है। इस कक्षा में किसी भी प्रकार का ग्रहण का खतरा नहीं होता, इसलिए सौर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ऐसे लैग्रेंज पॉइंट की संख्या 5 है। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु L1, L2 और L3 हैं, वहीं स्थिर लैग्रेंज बिंदु L4 और L5 हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम यूपीएससी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है।
इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। गोल्डिन ने महिला लेबर मार्केट के क्षेत्र में काम किया है और महिलाओं के लेबर मार्केट आउटकम के बारे में समझ विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए ये नोबेल पुरस्कार को स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का जिक्र नहीं किया था। स्वेरिग्स रिक्सबैंक संस्था ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को 1969 में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेताओं के चयन का कार्य दिया गया। 2023 के सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। चलिए जल्दी से सभी क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर चर्चा कर लेते हैं। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मोंगी जी बावेंडी, लुई सी ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने mRNA टीकों के विकास में योगदान दिया था। वहीं भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेस और एनी एल हुलियर को दिया गया। इनको इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। भारत और एशिया के इतिहास में कोलाचल की लड़ाई का बहुत महत्व है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियाई साम्राज्य ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। यह लड़ाई त्रावणकोर और डचों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद न केवल डच सेनाएं नष्ट हो गई थीं, बल्कि भारत में उनकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं भी रुक गई। लड़ाई के बारे में जानने से पहले तत्कालीन त्रावणकोर राज्य का स्वरूप समझना जरूरी है। त्रावणकोर 17वीं शताब्दी के मध्य तक एक एकीकृत राज्य नहीं था। त्रावणकोर राज्य के 3 हिस्से थे, वेनाड, जयसिमनाद और ओदानाद। यहाँ पर राज परिवार की विभिन्न शाखाएं शासन करती थीं। परिवार के विभिन्न पक्षों के बीच संबंध खराब थे। इतिहासकारों के अनुसार त्रावणकोर में राजस्व संग्रह का एक केंद्रीकृत स्वरूप भी नहीं था और एक स्थायी केंद्रीय कमान वाली सेना का भी अभाव था। एक प्रकार से यह विभिन्न सरदारों का एक समूह था। फिर मार्तंड वर्मा का उदय हुआ। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर के आंतरिक विरोध को खत्म कर दिया, कई पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और एक केंद्रीकृत राज्य के लिए मजबूत नींव रखी। मार्तंड वर्मा की विस्तारवादी नीति से डच ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान हो गई। मार्तंड वर्मा की नीतियों के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित नहीं थे। इसके साथ ही वर्मा ने स्थानीय राजाओं के साथ डचों के एकाधिकार अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वर्मा के अंग्रेजों के साथ सैन्य संबंध अच्छे थे। इससे डच और त्रावणकोर के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए। नतीजतन डचों ने मार्तंड वर्मा के खिलाफ कार्यवाही कर दी। डचों ने 1741 में क्वेलोन के पास कोलाचल में हमला कर दिया। इस युद्ध में मार्तंड वर्मा के सेनापति थे राम अय्यर दलावा। कोलाचल की लड़ाई के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति यूस्टाचियस डी लेनॉय ने महाराजा मार्तंड वर्मा के सामने आत्मसमर्पण किया। इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय ने त्रावणकोर की जीत में एक विशेष भूमिका निभाई। इन्हें स्थानीय रूप से मुक्कुवर के नाम से जाना जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत और सऊदी अरब ने बिजली और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौता किया है ताकि दोनों देशों में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास बैंकों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के द्वारा लोगों को राज्यों के सहकारिता विभाग द्वारा मिलने वाली सेवाएं शीघ्र प्राप्त हो सकेंगी। आंध्र प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव प्रभाग ने कोलेरू झील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए ESZ घोषित करने के लिए एक सूची तैयार की है।
इस झील को वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चीन के हांगचो में आयोजित हुए एशियाई खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। इस बार एथलेटिक्स में भारत को सर्वाधिक 29 पदक मिले। एनएलसी इंडिया एक नवरत्न सीपीएसई ने राजस्थान में 810 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की है। यह बीकानेर के 2000 मेगावाट सोलर पार्क का भाग है। इससे राजस्थान में 1.36 गीगावाट तक ऊर्जा क्षमता बढ़ जाएगी। एनएलसीआईएल का लक्ष्य 2030 तक 6 गीगावाट हरित ऊर्जा प्राप्त करना है। साथ ही यह परियोजना 50,000 टन CO2 उत्सर्जन की भरपाई करने में भी सक्षम होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक प्रजाति उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानीय प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या इकोसिस्टम में प्रवेश कराया जाता है। विलायती कीकर अफ्रीका की मूल प्रजाति है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लेंटाना, गाजर घास, काला चूहा, यूकेलिप्टस। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोलाचल की लड़ाई लड़ी गई थी त्रावणकोर और डचों के बीच, त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच, त्रावणकोर और फ्रांसीसियों के बीच या फिर त्रावणकोर और पुर्तगालियों के बीच। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ट्रिब्यूनल ने 1987 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सूची की प्रविष्टि 56 जल से संबंधित है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। कौन से कथन सही हैं ये चुनना था। केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो दर को घटाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।